Welcome friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, we are into the post-Mauryan period. ठीक है, हम मौर्य उत्तर काल में हैं और यहाँ आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा सीथियंस और पर्थियंस पे, यानी कि शकों और पहलवों पे। मौर्य उत्तर काल में पोस्ट मौर्यन पीरियड में इंडो ग्रीक यानी हिंद यवन को हम पढ़ चुके हैं। देखिए, जब मैं पिछला वीडियो आपको करा रहा था उसी समय मैंने बताया था कि पोस्ट मौर्यन पीरियड जो है वो उसमें जो मौर्यन पोस्ट मौर्यन पीरियड क्या है, मौर्यों के बाद मौर्योत्तर काल की शुरुआत होती है, पोस्ट मौर्यंस की शुरुआत होती है और जो मौर्यंस के सक्सेसर आएंगे वो दो तरह से होंगे। एक तो नेटिव्स होंगे जो कि भारत से ही होंगे और एक जो आएंगे वो फॉरेनर्स आएंगे जो कि नॉर्थ वेस्ट से आएंगे। ठीक है, तो देखेंगे जो फॉरेनर आएंगे, जो इन्वेजन होगा, फॉरेन इन्वेजन, वो सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया की तरफ से होगा और ये नॉर्थ वेस्ट से आएंगे। इंडो ग्रीक सबसे पहले आएंगे, हाँ, उसके बाद इंडो ग्रीक का मतलब हिंद यवन, उसके बाद सीथियंस आएंगे। ये बैक्टीरिया के ग्रीक हैं, ठीक है, इनको बैक्टीरिया इंडो ग्रीक ऑफ बैक्टीरिया भी बोलते हैं। और सीथियंस शक आएंगे, ठीक है, उसके बाद पर्थियंस पहलव आएंगे और फिर कुषाण आएंगे, लास्ट में कुषाण आएंगे। तो ये जो है फॉरेनर्स हैं, फॉरेन इन्वेजन के थ्रू आते हैं और मध्य एशिया यानी सेंट्रल एशिया से आते हैं। तो एक तरह से इनका जो इनके इन्वेजन से क्या होता है, भारत का सेंट्रल एशिया से मध्य एशिया से संपर्क बढ़ता है, ये मैंने बताया था। दूसरे जो सक्सेसर होंगे वो नेटिव सक्सेसर होंगे, ठीक है, ये होंगे सुंग। सबसे पहले सुंग मौर्य साम्राज्य यानी मौर्यन एम्पायर के आखिरी शासक बृहद्रथ को की हत्या करके, मर्डर करके पुष्यमित्र सुंग जो कि एक ब्राह्मण है, वो सुंग डायनेस्टी की शुरुआत करता है इस एरिया में, सेंट्रल इंडिया, ठीक है, हाँ, सेंट्रल इंडिया, पाटलिपुत्र और सेंट्रल इंडिया को लिए हुए, ठीक है, यहाँ पे शुरुआत करता है। यहीं पे सुंग के बाद कण्व डायनेस्टी आ जाएगी और उसके बाद सातवाहन डायनेस्टी की शुरुआत होगी। आपको कहां से? दक्कन से, दक्षिण से, ठीक है। लेकिन ये सातवाहन फिर यहां भी आ जाएंगे क्योंकि ये कण्व को ही हरा के आएंगे और सुंग के बाद चूंकि यहाँ कण्व आ जाते हैं तो सातवाहनों का विस्तार यहां तक हो जाएगा बाद में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पोस्ट मौर्यन पीरियड को हम दो भागों में पढ़ते हैं। एक फॉरेनर्स हैं जिनको हम कहते हैं फॉरेन सक्सेसर्स होंगे मौर्यों के, और एक जो यानी कि फॉरेन मतलब विदेशी उत्तराधिकारी, और नेटिव सक्सेसर्स यानी कि देसी उत्तराधिकारी। तो ये हमें देखना है। और पोस्ट मौर्यन पीरियड जो है 200 बीसी से 300 एडी तक के बीच का ये समय है, ठीक है। तो ये जो समय है 200 बीसी से 300 एडी तक का, तो बस इतना ही आपको जानना है। बीच में किसी के लिए समय जानने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं वहां पे अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। तो आज जो हमारा टॉपिक है सीथियंस और पर्थियंस, ठीक है, इंडो ग्रीक तो हम पढ़ ही चुके हैं। और जब ये पूरा फॉरेनर्स पढ़ लेंगे, फॉरेन इन्वेजन को, जो कि नॉर्थ वेस्ट से होगा, ये सभी सेंट्रल एशिया से आएंगे, तो उसके बाद हम इसका इंपैक्ट देखेंगे लास्ट में एक ही साथ, और फिर बाद में इसको शुरू करेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसके लिए हमने क्या किया है, ये मैप भी बनाया हुआ है। शक कैसे आएंगे, देखिए शक यहाँ पर है, सीर दरिया और आमू दरिया रिवर के बीच में, ये एराल सी है, कैस्पियन सी है, इसको अभी हम समझेंगे, ठीक है, किस तरह से शक आते हैं भारत में, यानी सीथियंस ये जो है ये भारत में आते हैं। ये इसी मैप पे हम समझने वाले हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम एक बार फिर अपने आप को पीछे से लिंक करते हुए चलते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा स्टोन एज, पाषाण काल को, ठीक है। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति, जो भी कह लें, ये हमने पढ़ा। और यही फर्स्ट अर्बनाइजेशन यानी कि प्रथम नगरीकरण का फेज था, जो कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के सहारे शुरू हुआ था, ठीक है। तो ये हमने देखा था। उसके बाद हम आ गए थे वैदिक पीरियड में, और वैदिक पीरियड जो है, ठीक है, वैदिक पीरियड यानी कि आप ये 1500 से 600 बीसी यानी 1500 टू 600 बीसी का समय है। इसमें अर्ली वैदिक पीरियड या रीड वैदिक पीरियड, हाँ, जो कि 1500 से 1000 बीसी तक का समय है, 1500 टू 1000 बीसी का। फिर लेटर वैदिक पीरियड जो कि 1000 टू 600 बीसी तक का समय है। उसके बाद हम पहुंचते हैं 6th सेंचुरी बीसी में, बहुत ही महत्वपूर्ण समय है ये, इसी को हम बुद्ध पीरियड भी कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारी घटनाएं होती हैं, ठीक है, और ये घटनाएं जो है
यहां पर 16 महाजनपद, ठीक है, 16 महाजनपद दिखाई देंगे, ठीक है, और 16 महाजनपदों में मगध, यहीं पे मगध होगा, ठीक है, ये मगध होगा यहां पर, ठीक है, यहां पर देखिए, अगर देखें तो 16 महाजनपदों में यहीं पे मगध होगा, ठीक है, और ये मगध जो है, हाँ, मगध सबसे ताकतवर महाजनपद के रूप में उभर कर आएगा। मगध एमर्ज्ड स्ट्रॉन्गेस्ट आउट ऑफ द 60 महाजनपद, और यहां पे कई डायनेस्टी उभर के आएंगे, कई वंश उभर के आएंगे, जैसे हर्यंका डायनेस्टी या हर्यक डायनेस्टी, जहां पे महत्वपूर्ण शासक बिंबिसार, हाँ, सबसे पहले बिंबिसार, फिर उसके बाद अजातशत्रु उनके बेटे, फिर उदय, ये 3 महत्वपूर्ण शासक थे वहां पे। वैसे भी थे, और भी थे, नागदशक, मुंडक, ये लोग भी थे, लेकिन ये 3 महत्वपूर्ण शासक थे। और हर्यक डायनेस्टी के पहले, सबसे पहले मगध में कहा जाता है कि बृहद्रथ डायनेस्टी, बृहद्रथ वहां का शासक हुआ करता था, कोई डायनेस्टी की बात वहां पे नहीं है, लेकिन उनके बारे में हिस्टोरिकल एविडेंसेस कम है, लेकिन बस हम इतना जानते हैं कि बृहद्रथ कोई थे वहां पे, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि हर्यक या हर्यंका डायनेस्टी आएगी और 3 महत्वपूर्ण शासक आएंगे, हाँ, कौन? बिंबिसार, फिर अजातशत्रु और फिर उदयन। और उसके बाद दूसरा डायनेस्टी आएगा, कौन सा? शिशुनाग डायनेस्टी, जिसमें 2 शासक, शिशुनाग और काकवर्ण, जिसको कहते थे शिशुनाग और काकवर्ण, काकवर्ण भी कहा जाता था, ठीक है। तो दिव्यदान में शिशुनाग के बाद काकवर्ण थे, दिव्यदान में कहा 2 शासक थे। तो वहां पे उसके बाद दिव्यदान में काकवर्ण नाम दिया गया है, शिशुनाग के बाद एक शासक थे, हाँ, जिनका नाम था काकवर्ण कहा गया दिव्यदान में, तो वो 2 शासक थे। उसके बाद आपको आएगा नंद डायनेस्टी, ठीक है, और नंद डायनेस्टी में 3 शासक होंगे, एक महानंदिनी, कई जगह महानंदिनी कहा भी जाता है कि संस्थापक थे, कई जगह महापद्मनंद, जो कि महानंदिनी के बाद आते हैं, उनको कहा जाता था कि रियल संस्थापक थे। जो भी है, महापद्मनंद एक बहुत बड़े शासक थे, बहुत महान एंड ग्रेट रूलर ही वाज। उसके बाद आते हैं कौन? घनानंद, और घनानंद नंद डायनेस्टी के अंतिम शासक, और इन्हीं को हराकर, इन्हीं को डिफीट करके पाटलिपुत्र को राजधानी बनाते हुए चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की नींव रखेंगे, हाँ, मौर्य साम्राज्य का फाउंडेशन होगा। और पहली बार भारत को एक साम्राज्य की अवधारणा भारत में देखने के लिए मिलेगी, एम्पायर की अवधारणा वहां पर देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद यही फेज है सेकेंड अर्बनाइजेशन, जो कि गंगा घाटी के सहारे, गंगा रिवर के सहारे शुरू हुआ। प्रथम नगरीकरण सिंधु नदी के सहारे, द्वितीय नगरीकरण गंगा नदी के सहारे, ये आ जाता है एग्जाम में कई बार, ठीक है। उसके बाद कुछ रिलीजियस मूवमेंट भी होंगे, ठीक है। 6th सेंचुरी बीसी में बहुत, इसको महान परिवर्तनों का काल कहते हैं। 6th सेंचुरी बीसी को रिलीजियस मूवमेंट हो रहे हैं, धार्मिक आंदोलन हो रहे हैं, बहुत सारे धर्म उभर के आएंगे, लेकिन 2 मुख्य रूप से प्रोमिनेंटली उभर के आते हैं। वन इज बुद्धिज्म एंड द अदर वन इज जैनिज्म। जैनिज्म तो पहले से चला आ रहा था, लेकिन महावीर स्वामी के समय ये जो होता है और मुखर रूप लेकर आता है, और इसका प्रचार प्रसार ज्यादा होता है। तो ये 2 धर्म मुखर होकर आते हैं, जो कि वैदिक रिलीजन का, कर्म कांडों का विरोध करेंगे। अभी मैं एक बार फिर बता दूंगा, हाँ, बुद्धा पीरियड भी इसको कहा जाता था। और मैंने ये बताया कि मगध से, यहीं से आपको मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत होगी, मगध से नंद डायनेस्टी के शासक को हराकर, और इसमें यहाँ पे अंतिम शासक जो 322 से 185 बीसी तक चलेगी, और यहीं पर अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ को, यहाँ पे हम मौर्य शासकों में मेन शासक चंद्रगुप्त मौर्य जो फाउंडर थे, उसके बाद हमने पढ़ा था बिंदुसार को, उनके बेटे को, और उसके बाद हमने पढ़ा अशोका द ग्रेट को, और अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ, जिसकी हत्या करेगा 185 बीसी में पुष्यमित्र शुंग, और यहीं पर शुंग डायनेस्टी की शुरुआत होगी। फिर यहीं पे आ जाएगा कण्व डायनेस्टी, शुंग को रिप्लेस करेगा, और सातवाहन यहाँ पे रहेंगे, ठीक है, और बाद में सातवाहन कण्व को हरा के यहाँ तक पहुंच जाएगा, इनका इधर का विस्तार हो जाएगा, उत्तरी विस्तार, ठीक है। तो ये हमने देखा कि मौर्यंस के बाद पोस्ट मौर्यंस में हम पहुंचते हैं किस तरह से, ठीक है। तो ये एक बड़ी बात यहां पर निकल के आती है, और पोस्ट मौर्यंस में को हम 2 पार्ट में देखते हैं, फॉरेन सक्सेसर, नेटिव सक्सेसर, विदेशी उत्तराधिकारी, और देशी उत्तराधिकारी, इंडो ग्रीक हम पढ़ चुके थे। यहां तक जहां तक बात है, मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी कि ये जो यहाँ पर देखिए धर्म जो यहाँ पर बुद्ध पीरियड में रिलीजियस मूवमेंट हो रहे हैं, ये बेसिकली जो वैदिक पीरियड है, खासकर लेटर वैदिक पीरियड, ये कर्म कांडों वाला समय था, ठीक है, मैंने बताया भी था। यहाँ पर जो राजा है
अर्ली वैदिक पीरियड या रिग वैदिक पीरियड में। यहाँ पे देखिए जो भी यहाँ पे जमीन के लिए, लैंड के लिए लड़ाई नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे लड़ाई किस चीज के लिए होती है? जो भी वार होता है ये जन है, यानी कबीला, यहाँ पे कबीलाई समाज है, यहाँ पर अलग अलग कबीले रहते हैं, यदु, पुरु, हाँ, इस तरह से कबीलों का नाम है, ठीक है ना। तुर्वस, भलानिस, अनार्यों के भी कबीले हैं, आर्यों के भी कबीले हैं, यानी अनार्य ट्राइबल ग्रुप भी हैं, आर्य ट्राइबल ग्रुप भी हैं, जैसे भलान, अस्पक्त, ये सब अनार्य थे, ठीक है। यदु, पुरु, तुर्वस, भरत, ये सब आर्यों के कबीले थे। तो ये जब इनमें लड़ाई होती थी आपस में, तो इनको, इन कबीलों को जन कहा जाता था, मैंने बताया भी था, इसलिए इसका राजा जनक गोपा भी कहा जाता था। और चूंकि लड़ाई होती थी किस, पशुधन की रक्षा के लिए और खासकर गायों की रक्षा के लिए, और उस कबीले में, ठीक है, जैसे यदु एक कबीला हो गया, आर्यों का एक कबीला, इसको जन कहेंगे, एक जन हो गया, इसमें जितने लोग हैं उनकी रक्षा के लिए, और यदु कबीले में जो पशुधन है खासकर गाय, उनकी रक्षा के लिए लड़ाई होगी। इसलिए गायों का महत्व यहाँ ज्यादा है, लैंड के लिए लड़ाई नहीं होती है, इसलिए यहाँ का राजा, जिसको जनक गोपा कहते हैं, उसको गोपति भी कहते हैं। यहाँ आते आते लैंड के लिए लड़ाई शुरू हो जाएगी, विस्तार शुरू हो जाएगा, वो मैंने पूरा डिटेल बताया हुआ है। लेटर वैदिक पीरियड में कर्म कांडों का समय है, यज्ञ का समय है, बलि का समय है, सेक्रीफाइसेस होता है, ठीक है। तो यहां से विस्तार होता है, तो यहाँ पे तो जन है, यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे जन है, यहाँ पे फिर जनपद बन जाता है, जन और जन मिलकर जनपद बनाते हैं, विस्तार होना शुरू हो जाता है, फिर महाजनपद आता है, महाजनपद के बाद मगध में, हाँ, राज्यों का निर्माण होता है। मगध क्या होता है? कई महाजनपदों को मिला लेता है अपने में जीतने के बाद। मैंने बताया ना, जो यहाँ पे हर्यक डायनेस्टी के शासक, महान शासक होंगे, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, ये क्या करेंगे, और बाद में शिशुनाग और कालाशोक, शिशुनाग और कालाशोक, जिसको दिव्यदान में उनका नाम काकवर्ण भी कहा गया है। शिशुनाग डायनेस्टी तक आते थे। मगध में पांचाल, यहाँ पे आपको पांचाल था, हाँ, कौशल महाजनपद था, वत्स था यहाँ पर, ठीक है, वत्स है, आपको काशी है, अंग है, अवंती है, सबको मिला लिया जाएगा, बड़े बड़े महाजनपद जो है, और मगध एक बड़े राज्य के रूप में उभर कर आ जाएगा। और यहीं पे अंतिम जो डायनेस्टी आती है, नंद डायनेस्टी, उसी के शासक धनानंद, या कहीं कहीं घनानंद लिखा हुआ मिलेगा, उसको हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य जो होते हैं, वो मौर्य साम्राज्य का आधार रखते हैं, हाँ, मौर्य साम्राज्य स्टैब्लिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जन था, ये जनपद बन गया, थोड़ा सा विस्तार हुआ, उससे ज्यादा विस्तार हुआ, महाजनपद, फिर राज्य बना, यहाँ पे साम्राज्य बन गया, फिर टूटना शुरू हो गया। यहाँ से मौर्यों का जब अंत होता है तो ये फॉरेन इन्वेजन शुरू होते हैं, और कुछ नेटिव सक्सेसर आते हैं, कुछ फॉरेन सक्सेसर आते हैं, जिनका इन्वेजन सेंट्रल एशिया से इधर से हो रहा है, ये जो है, ठीक है। तो अभी हम इंडो ग्रीक पढ़ चुके। तो इंडो ग्रीक जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी दिया था कि इंडो ग्रीक, देखिए इंडो ग्रीक जो है यहाँ पर यहीं से आए थे, हाँ, ये बैक्टीरिया के इंडो ग्रीक थे, बैक्टीरिया के ग्रीक जिनको कहते हैं। तो बैक्टीरिया क्या था मैंने बता दिया था आपको, वहां पर भी थोड़ा सा हम रिव्यू करके चलते हैं, ठीक है, रिवाइज करते हुए चलते हैं, आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे तो हमें आना ही है। तो देखिए अफगानिस्तान के नॉर्दर्न पार्ट को कहा जाता था क्या? बैक्टीरिया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये भारत है, पाकिस्तान है, उसके बाद अफगानिस्तान है, ईरान के बारे में अभी मैं बताऊंगा, क्योंकि इसका ये जो है ना पर्थियंस, ये ईरान के नॉर्दर्न पार्ट को कहते हैं, और यहीं से होके आएंगे कौन? शक आएंगे, अभी मैं बताऊंगा। तो पहले एक बार आप फिर समझ लीजिए, मैंने जो इंडो ग्रीक आपको पढ़ाया था वहां पे मैंने बता दिया था कि अफगानिस्तान के नॉर्दर्न पार्ट को कहते थे, अफगानिस्तान का इसमें नॉर्दर्न पार्ट है, और कुछ सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया का भी पार्ट है। सारा ये आक्रमण जो होता है ये नॉर्थ वेस्ट से, इनका ये मध्य एशिया से ही ये सब लोग आते हैं। और मैंने मध्य एशिया का जो कॉन्सेप्ट बताया था, देखिए यहां से अगर हम इसको ऐसे ले लें तो ये चाइना है यहाँ से, और चाइना के ऊपर रसिया हो जाएगा, ठीक है, मैंने बताया था रसिया। और यहां पर जब हम आएंगे, देखिए यहां तक ये आप समझ लीजिए कि ये है कैस्पियन सी, कैस्पियन सी है। तो कैस्पियन सी के किनारे तक ये सेंट्रल एशिया है, हाँ, सेंट्रल, यहाँ सेंट्रल एशिया होगा। रसिया का एक पार्ट था पहले सेंट्रल एशिया, आज नहीं है। तो सेंट्रल एशिया में मैंने बताया था, यहाँ पर जो सेंट्रल एशिया होगा इसमें 5 कंट्री हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? देखिए यहाँ ये जो चाइना है, ठीक है, चाइना है, चाइना के ऊपर ये रसिया है, चाइना के ऊपर रसिया होगा। तो रसिया यहाँ पर देखिए, ये रसिया जो है, ये रसिया है। तो यहाँ पर जो है ये सेंट्रल एशिया है,
सेंट्रल एशिया। पहले ये यूएसएसआर हुआ करता था, मैंने बताया सोवियत संघ हुआ करता था, सोवियत यूनियन हुआ करता था, रसिया नाम नहीं था। बाद में सोवियत यूनियन 1991 में 15 देशों में बंटता है और रसिया अलग हो जाता है और उससे 5 सेंट्रल एशिया के कंट्री भी निकल के आते हैं। और यहीं पे 5 सेंट्रल एशिया के जो कंट्री हैं, पहले सबसे बड़ा कजाकिस्तान है, मैंने बता दिया था, यहीं पर जस्ट अफगानिस्तान और के ऊपर आपको सेंट्रल एशिया होगा कजाकिस्तान और उसके नीचे किर्गिस्तान छोटा देश, फिर एक और देश आ जाएगा यहाँ पर, वो हो जाएगा आपको तजाकिस्तान, फिर यहाँ पे बीच में उज्बेकिस्तान और फिर यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान। तो 5 कंट्री हैं सेंट्रल एशिया के। तो जब यहां से सबसे पहले इंडो ग्रीक आए थे, हिंद यवन आए थे, जो कि बैक्ट्रिया में शासन कर रहे थे। तो मैंने बताया था जब इंडो ग्रीक जो है, बैक्ट्रियन इंडो ग्रीक, जब यहाँ पे अपना इनका रूल चल रहा था, उस समय शक जो है अपने आप को सेंट्रल एशिया में फैलाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, अपने को फैला रहे थे, अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहे थे और चीन में भी जा रहे थे कि ये चीन है, यहां से सेंट्रल एशिया से जुड़ा हुआ है, यहां से चीन का बॉर्डर है, ऊपर से रसिया है। तो ये चाइना की तरफ भी बढ़ रहे थे शक जो है, ठीक है, ये शक चाइना की तरफ भी बढ़ रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि यहां पर चाइना की तरफ से, ये मौर्यंस के समय की बात है कि चाइना ने तो यहां पर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना दिया। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो बना दिया, तो अब क्या हुआ कि ये रास्ता रुक गया। ठीक है, ये चाइना वाला रास्ता रुक गया। जब चाइना वाला रास्ता रुक गया तो इनके पास नॉर्थ वेस्ट से इधर चाइना का रास्ता रुक गया, अब चाइना में इन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहां से चाइना में इन नहीं कर सकते हैं, यहां ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बन गया, चाइना का मतलब महादीवार। तो नॉर्थ वेस्ट बचा भारत की तरफ से ये, ठीक है ना, ये नॉर्थ वेस्ट बचा। तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ से इन्होंने कोशिश की इन्वेजन करने की, शकों ने, ठीक है, प्रेशर बनाने की, क्योंकि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से चाइना का रास्ता बंद हो गया था। और अशोक के समय, मौर्यंस के समय, नॉर्थ वेस्ट के लिए कोई खास उपाय नहीं किया गया था। क्यों, मैंने बताया भी था पहले, क्योंकि अशोक जो थे वो धम्म के प्रचार में ही व्यस्त थे, बौद्ध हो गए थे, वो बुद्धिज्म उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था कलिंग वार के बाद। तो कोई खास ध्यान नॉर्थ वेस्ट पे नहीं दिया गया था। तो यही जो शक थे, ये शक क्या कर रहे थे कि जो इधर ये प्रेशर बना रहे थे, कहा जाता है कि एक फैक्टर तो ये था इंडो ग्रीक के आने का कि शकों का, शक जो है, शक इधर से, अब इनके लिए रास्ता यही था, तो शक इधर से प्रेशर बना रहे थे, इसलिए भी इंडो ग्रीक जो है भारत की तरफ बढ़े, जो बैक्ट्रिया के इंडो ग्रीक हैं। दूसरा कारण भी था, मैंने ये भी बता दिया था कि ये सिकंदर के बाद पूरा जो इधर का एरिया है, आप इधर का एरिया मैंने बताया भी था पिछले वीडियो में, अब यहां तो नहीं बताऊंगा, ये पूरा चाहे बैक्ट्रिया हो, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, ये पाकिस्तान का एरिया हो, नहीं पाकिस्तान नहीं, ये अफगानिस्तान, बैक्ट्रिया, ईरान, ठीक है, ठीक है, ये उसके बाद इधर का आप देख लीजिए सीरिया वगैरह सब, ये जो था ये सेल्यूकस, सिकंदर का जो जनरल था वो सेल्यूकस के अंडर में था, ये सारा एरिया आ गया था सिकंदर के बाद, ठीक है, अलेक्जेंडर के बाद। तो अब सेल्यूकस के जो उत्तराधिकारी हैं, उसमें बहुत सारे उत्तराधिकारी थे। उसका बेटा एंटियोकस फर्स्ट, ग्रैंडसन एंटियोकस सेकेंड, फिर सेल्यूकस 2, 3 और 4। तो हुआ क्या था, एंटियोकस सेकेंड के समय जो बहुत नालायक था, ठीक है, बैक्ट्रिया में विद्रोह हो जाता है, पर्थिया जो कि ईरान का नॉर्दर्न पार्ट है, वहां विद्रोह हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अब जो है यहां पर सेल्यूकस का जो साम्राज्य है सीरिया से कंट्रोल हो रहा है। तो अपने आप को यहां पे जो बैक्ट्रिया में का गवर्नर है, जो कि डियोडोरस फर्स्ट है, डियोडोटस फर्स्ट, और उसके बाद उसका बेटा डियोडोटस सेकेंड, दोनों क्या करते हैं, बैक्ट्रिया को स्वतंत्र करा लेते हैं सीरियाई साम्राज्य से, ठीक है, सीरियाई साम्राज्य से स्वतंत्र हो गया बैक्ट्रिया, ठीक है ना। लेकिन डियोडोटस सेकंड का सेनापति यूथिडेमस है, जो कि डियोडोटस सेकंड को मार देता है, मर्डर कर देता है उसका। और इस समय है सेल्यूकस 3 का। सेल्यूकस 3 बुलाता है किसको, डियोडोटस, यूथिडेमस को, जो कि जिसने, यूथिडेमस ने क्या किया, यहां पर डियोडोटस फर्स्ट, डियोडोटस सेकंड, ये बैक्ट्रिया है, यहां पर इन दोनों के नेतृत्व में क्या होता है, इंडिपेंडेंट करा लिया जाता है बैक्ट्रिया को सीरियाई साम्राज्य से, ठीक है, जो सेल्यूकस के का साम्राज्य है, वहां पे उसके उत्तराधिकारी है सेल्यूकस के, तो करा दिया जाता है। लेकिन डियोडोटस सेकंड का जो
जनरल है, सेनापति है यूथिडेमस, वो डियोडेटस सेकंड की हत्या कर देता है। ये सेल्यूकस थर्ड का समय है जब सेल्यूकस थर्ड सीरिया से रूल कर रहा है और ये पूरा उसके कंट्रोल में है। अब क्या करता है, सेल्यूकस थर्ड बुलाता है किसे, यूथिडेमस को, लेकिन यूथिडेमस अपने बेटे खुद नहीं जाता, डेमेट्रियस को भेजता है। जब डेमेट्रियस सेल्यूकस 3 के पास पहुंचता है तो उसके क्या होता है कि डेमेट्रियस के पर्सनालिटी से सेल्यूकस 3 बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड होता है और वो अपनी बेटी की शादी डेमेट्रियस से करके ये रिकॉग्नाइज कर देता है कि बैक्टीरिया जो है वो अब इंडिपेंडेंट हो गया, आप इंडिपेंडेंटली शासन करो। लेकिन जब ठीक है ये रिकॉग्नाइज कर दिया, अब यहां का जो शासक है डिमेट्रियस अब यहां मिल जाता है। अब डिमेट्रियस को से शादी करके डिमेट्रियस को दामाद बना के सेल्यूकस 4 जो है, सेल्यूकस थर्ड वो क्या करता है, यहां पर इसको रिकॉग्नाइज कर देता है। तो सेल्यूकस थर्ड और यूथिडेमस यहां के शासक हो जाते हैं। तो यूथिडेमस के कहने पर यह चला आता है, कौन आक्रमण करता है, कौन, डिमेट्रियस चला आता है भारत में, और ये भारत में आता है डिमेट्रियस। फिर उसके बाद सेल्यूकस 4 का समय आता है। तो सेल्यूकस 4 कहता है कि जो सेल्यूकस थर्ड के समय इसको इंडिपेंडेंट यानी ऑटोनॉमी दे दी गई थी सेल्यूकस थर्ड के समय, हाँ, डिमेट्रियस से शादी करने के बाद वो अब उसको वापस चाहिए। कौन कहता है, सेल्यूकस 4। तब सेल्यूकस 4 जो क्या करता है, अपने मंत्री सेनापति यूक्रेटाइड्स को यहां भेजता है। ठीक है, तो यूक्रेटाइड्स आएगा फिर वो बैक्टीरिया को फिर अपने कंट्रोल में ले लेगा। ठीक है, इस तरह से बैक्टीरिया एक बार फिर जो है सीरियाई साम्राज्य का अंग हो जाएगा। लेकिन पहले यूथिडेमस का बेटा डिमेट्रियस हाँ यहां से निकल के आता है भारत में। ठीक है, पहले यूथिडेमस और डिमेट्रियस को रिकॉग्नाइज कौन करता है, सेल्यूकस 3। सेल्यूकस 3 अपने बेटी की शादी कर देता है डिमेट्रियस से। ठीक है, उसके बाद डिमेट्रियस चला आता है भारत में। सेल्यूकस 4 जब आता है सेल्यूकस 3 के बाद, वो कहता है मुझे फिर वापस चाहिए बैक्टीरिया। अपने सेनापति सेल्यूकस 4 अपने सेनापति यूक्रेटाइड्स को भेजता है, जो फिर जाके बैक्टीरिया को जीतता है और बैक्टीरिया एक बार फिर सीरियाई साम्राज्य का अंग हो जाता है, पार्ट हो जाता है। लेकिन फिर यूक्रेटाइड्स भी भारत की तरफ आता है और इस तरह से भारत में इंडो ग्रीक की 2 शाखाएं निकल के आती है। एक 2 वंश एक तरह से कहें, 2 डायनेस्टी, एक यूक्रेटाइड्स डायनेस्टी और दूसरा कौन सा, डिमेट्रियस डायनेस्टी। और डिमेट्रियस डायनेस्टी का महान शासक था मिनांडर, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि मिलिंद पन्हो एक किताब है जिसमें मिनांडर जो है उसका क्वेश्चन आंसर राउंड है, उसमें मतलब एक कन्वर्सेशन है, क्वेश्चन आंसर के रूप में वो बुक है, जो बौद्ध मॉन्क है, बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेन, उनसे वो क्वेश्चन आंसर करता है और फिर उनके आंसर से वो प्रभावित होकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है। नागसेन द्वारा ही लिखा गया है मिलिंद पन्हो। तो ये पूरा हमने देखा था इंडो ग्रीक को। ठीक है, और उसके बाद हमने कुछ इंपैक्ट भी देखा था इंडो ग्रीक के बारे में कि इंडो ग्रीक के आने से क्या हुआ। आपको बहुत सारे इंपैक्ट पढ़े, जैसे कि सप्ताह के 7 दिन वहीं से मिले, प्लैनेट यानी ग्रहों के नाम भी पे भी यूनानियों का प्रभाव है, ग्रीक्स का प्रभाव है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी हमने सीखी, भारतीयों ने सीखी यूनानियों से। गांधार आर्ट में जो मूर्तियां बनती हैं उस पर यूनानी प्रभाव है। ठीक है, इसके अलावा योनिका एक शब्द है जो कि एक्चुअली कर्टेन को कहा जाता है, नाटकों में जो कर्टेन का इस्तेमाल होता है उसको योनिका कहते हैं। ठीक है, तो एक तरह से थिएटर में भी कंट्रीब्यूशन है, तो योनिका शब्द वहीं से आ गया जो भारतीय यूज करने लगे संस्कृत नाटकों में। तो वो सब हमने पिछले वीडियो में देखा था। वैसे इंपैक्ट जो है ये सारा जब पढ़ लेंगे तो इनका सेंट्रल एशियन इंपैक्ट हम एक साथ देखेंगे। ठीक है ना, तो वो हम डिटेल में वहां पर बात करेंगे। तो अब हमें इंडो ग्रीक को जानने के बाद अब हम समझते हैं क्या, शकों को। अब देखिए शक कैसे है या सीथियंस कैसे है, मैं इसे थोड़ा सा मिटा देता हूं ताकि हमारे पास ये स्पेस बच जाएगा। देखिए यहां पर मैं आपको बताना शुरू करता हूं। देखिए यहां पर देखिए ये है सीर दरिया, देखिए ये है कैस्पियन सी। ठीक है, कैस्पियन सी, शायद आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, लेकिन कोई बात नहीं है, ये हम पिछली बार देखे हुए हैं। ठीक है ना, बस एक सीक्वेंस था
ज्यादा होगा तो मैं पहले स्क्रीनशॉट जो वो स्क्रीनशॉट मैं लगा दूंगा पहले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये है, हम पढ़ रहे हैं सीथियंस को पहले देखेंगे। देखिए ये है कैस्पियन सी। मैंने बताया था ना कि सेंट्रल एशिया जहां खत्म होगा, मध्य एशिया जहां खत्म होगा, यानी 5 कंट्री जहां खत्म होंगे। 5 कंट्री मैंने बताया था, ये बैक्टीरिया जो है नॉर्दर्न अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया का ही कुछ पार्ट है। अब सेंट्रल एशिया में जो है ये रसिया से इधर सटे हुए हैं, इस तरफ ये पूरा रसिया है, ये चाइना है और ये रसिया है। तो यही सेंट्रल एशिया यहाँ पर जो है सबसे बड़ा कंट्री, इसमें कजाकिस्तान, फिर नीचे किर्गिस्तान छोटा कंट्री, फिर एक छोटा कंट्री यहाँ पे तजाकिस्तान, इधर तुर्कमेनिस्तान, सॉरी उज्बेकिस्तान, और फिर लास्ट में तुर्कमेनिस्तान, और फिर बाद में ये कैस्पियन सी है। तो मैं यहां लिख देता हूं ये कैस्पियन सी है, ठीक है। ये देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना पड़ेगा। मैं लिखता हूं, ये जो है ये कैस्पियन सी मान लीजिए, कैस्पियन सी। और ये जो है देखिए, ये जो है ये साथ ये एराल सी, एराल सी। इसी के साथ ये सीर दरिया, एक रिवर है जिसको अंग्रेजी में जैगजार्ट्स कहते हैं, सीर दरिया इसी के साथ। और इधर वाला है आमू दरिया, ऑक्सस रिवर जिसको कहा जाता था। आमू दरिया, ऑक्सस रिवर, सीर दरिया, जैगजार्ट्स रिवर, इन्हीं के बीच में शक रहते हैं, ठीक है। इन्हीं के बीच में शक रह रहे हैं, ठीक है। और यहां शकों का आक्रमण जो होता है, शकों पे आक्रमण होता है एक यूची जाति है, ठीक है ना, यूची। स्पेलिंग अलग अलग आपको मिल सकता है, यूची। बाद में यही यूची कुषाण के रूप में भारत में आएंगे, ठीक है ना, ये यूची। देखिए ये है यूची, समझिएगा, यूची। हिंदी में भी इसे यूची ही बोलेंगे, ठीक है। अब यूची जो है, यूचियों ने यहां पर जो शक रह रहे हैं इन पे आक्रमण किया, ठीक है। यूचियों का आक्रमण यहां पे होता है, अटैक होता है। तब ये शक क्या करते हैं, देखिए ये शक क्या करेंगे, शक आएंगे पहले बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया आएंगे। और मैंने ये बताया, देखिए इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है ना। देखिए इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसके बाद ईरान। ईरान के नॉर्दर्न पार्ट को, मतलब उत्तरी भाग को ही पर्थिया कहा जाता था। तो मैं यहां पर ऐसे बना देता हूं, देखिए ये जो है ये एक तरह से अगर हम देखें तो ये एक तरह से ये पर्थिया हो गया, ठीक है ना। उत्तरी भाग ईरान का ये एक तरह से देखें तो ये पर्थिया हो गया, ये बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये तो बैक्टीरिया हो गया, और ये पर्थिया हो गया, ये हो गया बैक्टीरिया। देखिए लिख ही देते हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ये हो गया बैक्टीरिया, ये हो गया पर्थिया, ठीक है। पर्थिया का मतलब ये ईरान का नॉर्दर्न पार्ट, पर्थिया, ठीक है, ईरान का ये नॉर्दर्न ही पार्ट है। तो ये मैंने थोड़ा छोटा कर दिया ताकि आपको ध्यान रहे कि ये पर्थिया है, ठीक है। ये अब जब यूची आक्रमण कर रहे हैं यहां से, यूची ने शकों पे आक्रमण किया, यूची एक ये भी ट्राइब्स है, इन्होंने आक्रमण किया शकों पे। तो शक पहले बैक्टीरिया में आते हैं, ठीक है, और बैक्टीरिया में आने के बाद ये फिर आते हैं कहां पे, ये आते हैं पहले बैक्टीरिया और फिर पर्थिया आते हैं। बैक्टीरिया आएंगे पहले, फिर पर्थिया आएंगे, और पर्थिया से ये क्या करेंगे, पर्थिया से ये भारत में इन करेंगे, ठीक है। ये पर्थिया से थोड़ा सा मैं इसको अगर देखें तो पर्थिया से ये भारत में इन करते हैं। जब ये भारत में इन करेंगे तो भारत में इन करने के बाद इनकी 5 शाखाएं हो जाएंगी। एक शाखा तो लौट जाएगी जो अफगानिस्तान में सेटल कर जाएगी,
एक शाखा अफगानिस्तान में ही सेटल कर जाएगी। ठीक है, ये देखिए यहां पे थोड़ा सा मिट गया। ठीक है, उसके बाद ये दूसरी शाखा, ये तक्षशिला, तक्षशिला में ये बनाएगी अपनी राजधानी। ठीक है ना, वैसे ही देखिए यहां पर ये तक्षशिला, दूसरी एक शाखा तक्षशिला पाकिस्तान में, दूसरी शाखा पहुंच जाएगी मथुरा। ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहां पर टी, यहां पे लिख दिया एम। एक शाखा तक्षशिला, दूसरी मथुरा, तीसरी शाखा जो है ये पहुंचेगी उज्जैन या मालवा इसको कहते हैं, और चौथी शाखा पहुंच जाएगी नासिक। ठीक है, ये उज्जैन या मालवा इसको कहेंगे, उज्जैन और ये नासिक। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए यूची जाति ने शकों पे अटैक किया, यूचियों ने शकों पे अटैक किया। शक पहले आते हैं कहां पे? बैक्ट्रिया में, बैक्ट्रिया से आते हैं ये पर्थिया में, पर्थिया से ये इन करते हैं भारत में। पहले पाकिस्तान जो था ये भारत का ही पार्ट था। ठीक है, इसलिए हम इसे उस समय के हिसाब से भारत में ही कंसीडर करेंगे। तो ये क्या होता है, इधर से ये आया और एक ब्रांच 5 ब्रांच में बट गया। एक ब्रांच चला गया कहां? अफगानिस्तान में ही इसने अपने आप को सेटल कर लिया। दूसरा ब्रांच तक्षशिला, तीसरा ब्रांच ये हो गया आपको मथुरा, चौथा ब्रांच ये है उज्जैन, इसको मालवा भी कहा जाता है। ठीक है, और पांचवा ब्रांच जो है ये नासिक। ठीक है, ये नासिक में पांचवा ब्रांच। हम पढ़ेंगे 4 ब्रांचों को। ठीक है, तक्षशिला और ये हो गया आपको मथुरा, उज्जैन और नासिक को ही हमें पढ़ना है। तो इस तरह से हम देखें तो यहां पे मैं लिख देता हूं, ये जो है देखिए यहां से ये जो ब्रांच है ये है, अगर देखें तो ये हो गया आपको, मैं इसे जरा रेड से इसे घेर देता हूं। ये है तक्षशिला, ये है मथुरा, उज्जैन और नासिक। तो इसको हम लिख देते हैं। एक ब्रांच आ गई यहां पर, कैसे देखिए ये मैंने कहा तक्षशिला, ये वाला। ठीक है, ये तक्षशिला। अब यहां पे मैं पहले बना दूं। ठीक है, ये देखिएगा, अब यहां पे लिख रहा हूं मैं तक्षशिला, पाकिस्तान में। फिर इसको कहेंगे मथुरा, मथुरा के शक या सीथियंस। उसके बाद उज्जैन या इसी को मालवा भी कहेंगे। ठीक है, और ये नासिक। ठीक है, तो एक तो ब्रांच चला गया, अफगानिस्तान में ही सेटल हो गया। बाकी ये 4 ब्रांच जो हैं ये भारत में आ गए। एक ने तक्षशिला में अपना बेस बनाया, दूसरे ने आपको मथुरा में बनाया, तीसरे ने उज्जैन या मालवा क्षेत्र में बनाया और चौथे ने नासिक में बनाया। तो इस तरह से देखिए ये जो 2 हैं इनको कहा गया पश्चिमी क्षत्रप, सॉरी ये कहा गया उत्तरी, हाँ, नॉर्दर्न क्षत्रप। ठीक है, यहां पे तक्षशिला और मथुरा वाले को कहा गया नॉर्दर्न क्षत्रप, यानी कि हिंदी में कहेंगे पश्चिमी क्षत्रप। और ये मालवा और नासिक वाले हो गए, ये हो गए वेस्टर्न क्षत्रपा, इनको हम कहेंगे पश्चिमी क्षत्रप। तो इस तरह से देखिए कि भारत में आके जो शक हैं वो
पश्चिमी क्षत्रप, नॉर्थ, सॉरी देखिए यहाँ फिर मैंने गलती कर दी ना, उत्तरी क्षत्रप, यहाँ पे उत्तरी, यहाँ नॉर्दर्न लिखा है ना, तो उत्तरी क्षत्रप और फिर ये पश्चिमी क्षत्रप। चूंकि ये उज्जैन और नासिक थोड़ा पश्चिम की ओर है इस तरफ, तो ये पश्चिमी होंगे और ये उत्तर की ओर होंगे। तो इस तरह से देखिए, अगर हम देखें तो यूची जाति, यूची एक जनजाति है, ट्राइब्स हैं, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं ऐसे। ये यूची जो है एक ट्राइब्स है, ये जो है ट्राइब्स है, ठीक है। ये यूची जो है शकों पे हमला करते हैं। ये रह कहाँ रहे हैं? क्योंकि सेंट्रल एशिया के पार्ट में ये एराल सी है और ये कैस्पियन सी है, ठीक है। एराल सी के दोनों ओर देखिए, एराल सी के दोनों तरफ, एक तरफ सीर दरिया यानी जैगजार्ट्स रिवर बहती है, दूसरी तरफ ये नीचे वाला जो लाइन है ये आमू दरिया रिवर है, इसे ऑक्सस रिवर अंग्रेजी में कहा जाता है। इसी के बीच में है शक, ठीक है, या सीथियंस। यूची इन पे अटैक करते हैं तो पहले ये बैक्टीरिया में आते हैं, देखिए यहाँ बैक्टीरिया मैंने लिखा हुआ है। बैक्टीरिया के बाद ये स्पर्थिया में आते हैं और तब इधर ये इन करते हैं भारत में। 5 भाग में बट जाते हैं इन करने के बाद, लेकिन 5 ब्रांचेस में, तो एक ब्रांच इसकी चली जाती है अफगानिस्तान में सेटल कर जाती है, दूसरी ब्रांच ये तक्षशिला में, ठीक है, तीसरी ब्रांच मथुरा में, चौथी ब्रांच उज्जैन या मालवा वाले क्षेत्र में, और 5वीं ब्रांच नासिक या नासिक वाले क्षेत्र में, जो आज महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में है। तो इस तरह से देखिएगा, तक्षशिला और मथुरा चूंकि नॉर्थ में है तो इनको उत्तरी क्षत्रप या नॉर्दर्न क्षत्रप कहा जाएगा। उज्जैन या मालवा और नासिक वाले जो शक हैं इनको कहा जाएगा वेस्टर्न क्षत्रप या पश्चिमी क्षत्रप। तो ये पूरा कैसे आए हैं और कैसे 5 पार्ट में बढ़ गए, ठीक है, ये हमने यहां पर देखा। अब आगे हम देखेंगे क्या कि इन चारों में, इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है उसमें आप देखेंगे कि ये उज्जैन वाला जो है, मालवा वाला जो क्षेत्र है, यहां पे जो रुद्रदामन है, तो रुद्रदामन के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। थोड़ी थोड़ी जानकारी जो थोड़ी बहुत जो जरूरी है वो यहाँ पे हम ले लेंगे और उसके बाद पूरा हमारा ये खत्म हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे पार्थियंस को। तो एक बार आप पहले स्क्रीनशॉट अब ले लें। पहले वाला स्क्रीनशॉट उतना जरूरी नहीं था क्योंकि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, ठीक है ना, लेकिन मुझे लगेगा तो अगर निकल जाएगा तो फिर मैं अगर वहां से मैं कोशिश करूंगा कि पहले मैं स्क्रीनशॉट लगा दूं, अगर पॉसिबल होगा तो लगा दूंगा उसको, ठीक है। और ये देखिए, ये पूरा हमने कैसे शक आए भारत में ये हमने देख लिया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और ये जो चारों ब्रांच हैं, हाँ, शकों के भारत में, इन पे हम जो इंफॉर्मेशन चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम डिटेल में देखेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन। तो अभी तक हमने देखा कि हाउ सीथियंस और सकास एंटर इनटू इंडिया एंड दे डिवाइड देमसेल्फ इनटू 5 ब्रांचेस, ठीक है, 5 शाखाओं में वो बट जाते हैं। एक शाखा तो अफगानिस्तान में सेटल हो जाती है, लेकिन भारत में 4 शाखाएं, 4 ब्रांचेज जो हैं वो सेटल होती हैं, ठीक है। एक तक्षशिला, दूसरा मथुरा, तीसरा मालवा और चौथा नासिक, ठीक है। ये तक्षशिला और मथुरा वाले जो शक हैं वो कहे जाते हैं नॉर्दर्न क्षत्रप, उत्तरी क्षत्रप, और जो मालवा और नासिक वाले हैं उनको कहा जाता है वेस्टर्न क्षत्रप या पश्चिमी क्षत्रप। तो इस तरह से 4 शाखाएं भारत में रहती है, एक तो 5 शाखाओं में से अफगानिस्तान में सेटल हो जाती है। पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। चलिए, तो यहां पर देखिए, आपको अगर इधर की बात करें तो इधर आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं जानना है, ठीक है ना। अब नॉर्दर्न क्षत्रप यानी उत्तरी क्षत्रप में अगर आप देखते हैं तो तक्षशिला और मथुरा, हाँ, 2 जगह ये हैं। तो यहाँ पे बस आपको जानना है, बस यही, ये सवाल भी नहीं आने वाला, कहीं आ जाए तो अलग बात है, कि 3 यहाँ पे शासकों के नाम मिलेंगे, माउस, एजेस, एजिलेसेस। हाँ, जानबूझ के मैंने हिंदी में लिख दिया है, इंग्लिश वाले को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मथुरा की बात करें तो यहाँ पर हगामना, ठीक है, हगामन या राजुल, राजुल भी है, हगामन, राजुल, हाँ, संभवतः पॉसिबली राजुल का नाम आता है, एंड शोदास। ये 3 शासक यहाँ पे मिलते हैं, इनका नाम आता है। कोई इंपॉर्टेंट
नहीं है इसमें से, आपको जानना नहीं है, बस एक बार सरसरी निगाहों से देख लेना है। हाँ, एक बात आपको यहां पे समझना है कि ये जो मथुरा के शासक हैं, मथुरा के जो शक हैं, सिथियंस हैं, ठीक है, ये बेसिकली आए हैं मालवा से, ठीक है, भारत में आए और भारत में 4 शाखाएं बनाई, लेकिन कहा जाता है कि मथुरा वाले जो हैं ये बेसिकली मालवा से ही आए हैं। यहां एक शासक हुआ कर रहा था मालवा में, ठीक है, विक्रमादित्य, हाँ, जिसने अटैक किया था मालवा के शकों पर, हाँ, विक्रमादित्य, और उसने डिफीट किया था इनको। हाँ, विक्रमादित्य डिफीटेड शका ऑफ मालवा, मालवा के शकों को हराया था विक्रमादित्य ने। कब हराया था? देखिए 57 बीसी में इन्होंने 57 ईसा पूर्व में हराया था विक्रमादित्य ने मालवा के शकों को, और यही मालवा के शक हारने के बाद भाग के मथुरा पहुंच गए थे, ये कहा जाता है। चूंकि 57 बीसी या 57 ईसा पूर्व इसने हराया था, तो उसी को कहा जाता है मालव संवत, विक्रम संवत या कृत संवत। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें यहां पर, तो देखिए विक्रमादित्य ने तो यहां के शासकों को हरा दिया था, लेकिन बाद में विक्रमादित्य के डेथ के बाद एक शाखा यहां बन जाती है, वही मालवा के या उज्जैन के शक या सिथियंस कहे जाते हैं। और यहाँ का जो फेमस वंश था, जो प्रसिद्ध वंश, कार्दमक या चेस्टन वंश कहा गया उसको, कार्दमक या चेस्टन डायनेस्टी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक ही शासक है जिनके बारे में आपको पढ़ना है, कार्दमक डायनेस्टी के बारे में, जहां पे शासक है रुद्रदामन। ये रुद्रदामन बहुत ही फेमस शासक, जिसके बारे में हम मौर्य डायनेस्टी में भी पढ़ चुके हैं, रुद्रदामन के अभिलेख के बारे में, और यहां भी हम जानेंगे। तो रुद्रदामन के बारे में जो जानकारी है आप देखिए, ये बहुत बड़ा विद्वान है, स्कॉलर है, किसका? संस्कृत का, फिलॉसफी यानी कि तर्क शास्त्र का, पॉलिटी राजनीति का, ग्रामर व्याकरण का बहुत बड़ा विद्वान था, प्रकांड विद्वान था ये। इसने 2 बार डिफीटेड 2 टाइम्स किसे? सातवाहना रूलर वशिष्ठिपुत्र पुलवामी को, वशिष्ठिपुत्र पुलवामी को इसने 2 बार हराया था। वशिष्ठिपुत्र पुलवामी जो है सातवाहना रूलर था। आगे हम जब सातवाहन शासकों को देखेंगे तो वहां पर हो सकता है थोड़ी चर्चा इनकी हो, ठीक है। डिफीटेड 2 टाइम्स किसे? सातवाहना रूलर वशिष्ठिपुत्र पुलवामी, बट लेफ्ट हिम अनपनिश्ड, लेकिन फिर उसे छोड़ दिया, कोई सजा नहीं दी, क्योंकि कहा जाता है कि वशिष्ठिपुत्र पुलवामी जो है वो रिश्ते में आता था रुद्रदामन के, ठीक है। अब रुद्रदामन के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिसे हमने पढ़ा भी था, जैसे ही हमने मौर्य डायनेस्टी शुरू किया था उसी समय हमने पढ़ा था। देखिए रुद्रदामन का जूनागढ़ का इंस्क्रिप्शन है, और वहां पे एक सुदर्शन झील का की चर्चा है, ठीक है ना। ये सुदर्शन झील आप देखिए, ठीक है, यहां देखिए, ये अगर हम कह रहे हैं ये भारत का अगर हम नक्शा बनाएं तो यहां पर देखिए इधर, ठीक है ना, ये जो है अगर हम देखें तो यही जो है यही सुदर्शन झील है, ठीक है ना। ये जो है ये सुदर्शन झील है, सौराष्ट्र काठियावाड़ में यही सुदर्शन झील है, ठीक है। तो सुदर्शन झील है ये सौराष्ट्र गुजरात वाले क्षेत्र में, काठियावाड़ सौराष्ट्र का है, हाँ, यहीं पे सुदर्शन झील है। तो ये जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन इसी सुदर्शन झील के बारे में कुछ जानकारी देता है रुद्रदामन का, हाँ, इसको गिरनार अभिलेख, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, हाँ, कुछ भी कहते हैं। तो अब देखिए जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है इसके बारे में कुछ जानकारी जो इंपॉर्टेंट है, ये 150 एडी का है, 150 एडी का इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। यहां पर देखिए मिट गया 150 एडी का, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन है, मतलब सबसे प्राचीनतम, ठीक है, अभिलेख है इन संस्कृत। देखिए शक था, कौन था? रुद्रदामन एक शक शासक था, लेकिन संस्कृत में इसने शुरू किया था, तो प्राचीनतम उदाहरण है संस्कृत में। दूसरा ये पोएट्री फॉर्मेट में है, काव्य शैली में है, ठीक है, और चंपू शैली में भी है। देखिए चंपू का मतलब मैंने बताया था, ये प्राचीनतम उदाहरण है, 150 एडी का इंस्क्रिप्शन है, संस्कृत में है, प्योर संस्कृत में, चेस्ट संस्कृत में है, ठीक है ना, प्योर संस्कृत में है, ये आप जानिएगा। अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत, और
प्राचीनतम अभिलेख है संस्कृत में। दूसरी बात पोएट्री फॉर्मेट में भी है और चंपू शैली में भी। प्राचीनतम आपको उदाहरण, हाँ, अर्लीस्ट स्पेसिमेन इन काव्य स्टाइल या पोएट्री फॉर्मेट, तो पोएट्री फॉर्मेट में भी है। और चंपू स्टाइल क्या होता है? चंपू स्टाइल मैंने बताया हुआ है पहले भी आपको, गद्य और पद दोनों हो, पोएट्री भी हो और क्या हो, स्टोरी फॉर्मेट में भी हो, प्रोज एंड पोएट्री दोनों हो, मतलब स्टोरी फॉर्मेट में भी हो और पोएट्री फॉर्मेट में भी हो। पोएट्री गद्य और पद, तो दोनों में ये है चंपू शैली में। तो यानी कि गद्य, इसको गद्य काव्य भी कहा गया है, ठीक है, इसको गद्य काव्य भी कहा गया। इसका जो स्टाइल है गद्य काव्य भी है, यानी कि चंपू स्टाइल। चंपू स्टाइल क्या होता है? स्टोरी भी होगा और पोएट्री भी होगा, गद्य पद दोनों होंगे, यानी प्रोज पोएट्री दोनों होंगे। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। यहां पर 150 एडी का है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन, हाँ, सबसे प्राचीनतम उदाहरण संस्कृत में चेस्ट संस्कृत, प्योर संस्कृत में है, शुद्ध संस्कृत में है ये इंस्क्रिप्शन। पोएट्री फॉर्मेट में भी है और पोएट्री फॉर्मेट का भी प्राचीनतम एग्जाम्पल है, ये एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगा। हाँ, अर्लीस्ट स्पेसिमेन ऑफ काव्य स्टाइल मिलेगा आपको आर्य सभा में। एंड चंपू स्टाइल क्या है? चूंकि गद्य काव्य है, यानी गद्य भी है, पद भी है, यानी स्टोरी फॉर्मेट में भी है और पोएट्री फॉर्मेट में भी है, यानी प्रोज फॉर्मेट में भी है और पोएट्री फॉर्मेट में भी है। तो इसको कहा जाता है, जहां गद्य पद दोनों हो, कविता भी हो, कहानी के फॉर्मेट में भी हो, तो वो कहा जाता है चंपू स्टाइल। तो ये आपको याद रखना है। पहली बात 150 एडी का है, दूसरी बात प्राचीनतम उदाहरण है, प्राचीनतम अभिलेख है किसमें? संस्कृत का। तो ये आपके लिए सवाल बनता है, कौन सा ऐसा अभिलेख है, हाँ, जो प्राचीनतम उदाहरण है संस्कृत का, हाँ, जिसे संस्कृत में लिखा गया है, प्राचीनतम उदाहरण है संस्कृत का, हाँ, संस्कृत में या संस्कृत में लिखा गया प्राचीनतम अभिलेख, संस्कृत में लिखा गया प्राचीनतम अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख, हाँ, पोएट्री फॉर्मेट में काव्य स्टाइल में लिखा गया प्राचीनतम अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, ठीक है। चंपू शैली का प्राचीनतम अभिलेख जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। तो ये सारी बातें यार एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में है क्या? इसी सुदर्शन झील की चर्चा है, ठीक है। अब इस सुदर्शन झील में क्या है भाई? हमने उस समय भी पढ़ा था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। यहाँ पे रूलर है सीएम चंद्रगुप्त मौर्य। सुदर्शन झील क्या है? देखिए, सुदर्शन झील से सिंचाई का काम होता था उस समय मौर्यंस के पीरियड में। सेतु बंद कहा जाता था, गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती थी इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्हें सिंचाई की सुविधा नहीं मिल पाती थी, तो गवर्नमेंट की तरफ से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाती थी। तो सुदर्शन झील से सिंचाई की सुविधा, सुदर्शन लेक कहेंगे इसको इंग्लिश में, ठीक है, वहां से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाती थी। तो कहा जाता है उस समय कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाती थी तो उसको, इस सुविधा को सेतु बंद कहा जाता था। ये मैंने बताया भी, आपको लिखवा दिया वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर सुदर्शन झील के बारे में जो यहाँ पे जो अभिलेख है, यहाँ पे चर्चा है। क्या है कि देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय सुदर्शन झील बनवाया गया था सबसे पहले। हाँ, सुदर्शन झील किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। वहां पे मैंने लिखवाया है। और उस समय गवर्नर कौन था? पुष्यगुप्त वैश्य। तो सबसे पहले सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो इसने निर्माण कराया, ठीक है। इस समय देखिए, मैं यहां लिख देता हूं, ये जो है इसके समय में ये निर्माण कराता है, किसका? सुदर्शन झील का, ठीक है। अशोक के समय गवर्नर है निर्माण, ठीक है, ये निर्माण कराएगा यानी कंस्ट्रक्ट कराएगा, ठीक है। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। उस समय गवर्नर कौन है? पुष्यगुप्त वैश्य। तो आपके पास अगर कई बार आता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया, तो पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था, लेकिन किसके समय में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। लेकिन अगर पुष्यगुप्त वैश्य ऑप्शन में ना हो तो आपको चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था, सीधी सी बात है, ठीक है। तो निर्माण पुष्यगुप्त वैश्य ने कराया था, जो कि गवर्नर था चंद्रगुप्त मौर्य के समय। अशोक के समय यहाँ पे एक डैम बनवाया गया था, यानी डैम का मतलब बांध बनवाया गया था, डैम का मतलब बांध बनवाया गया था, ठीक है, नहरें बनवाई गई थी। और इस समय गवर्नर था अशोक के समय यवनराज कुशास्क, ठीक है। रुद्रदामन जो है, रुद्रदामन जिनके बारे में हम पढ़ रहे थे, इसने रिपेयरिंग कराई थी, पुनर्निर्माण करवाया था। इसने भी
रिपेयर करवाया था, टूट गया था बांध ये। तो सुविशाख उस समय गवर्नर है और कहा जाता है कि इसने अपने खर्चे पे कराया था, रुद्रदामन ने कोई टैक्स नहीं लगाया था जनता पे, ठीक है। तो अपने खर्च पे कराया था, जनता पे कोई टैक्स नहीं लगा था, तो रुद्रदामन ने कराया था और उस समय गवर्नर है सुविशाख, इसने रिपेयर कराया था। फिर रिपेयर होता है, देखिए खराब होते जाता है ना कोई चीज, समय हो गया, काफी साल बीत गए तो खराब भी होता है, टूटता भी है। उसके बाद फिर रिपेयरिंग का काम होगा किसके समय में, पर्णदत्त और उसके पुत्र चक्रपालित जो है, पहले पर्णदत्त है गवर्नर, फिर उसका पर्णदत्त गवर्नर है, उसका बेटा चक्रपालित है। तो ये होता है स्कंदगुप्त के समय में, ठीक है। तो स्कंदगुप्त, गुप्त डायनेस्टी, इसके बाद हम जाएंगे गुप्त डायनेस्टी में, ठीक है। मौर्यन पीरियड और गुप्त पीरियड के बीच का समय है कौन सा, पोस्ट मौर्यन पीरियड, जिसे अंधकार युग भी कहा जाता है, डार्क एज भी कई स्कॉलर्स के नजर में इसको डार्क एज कहा जाता है। उसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था क्यों डार्क एज कहते हैं, इस पर हम एक अलग से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये आ सकता है, इसमें सवाल ये भी बनता है कि किन किन शासकों के नाम हैं रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। तो क्या करेगा, आपको 3 इसमें से दे देगा, एक कोई और दे देगा कि कौन नहीं है, हाँ किस शासक का नाम नहीं है, तो आप उसको कर देंगे ऑड मैन आउट। या कर देगा कि किस शासक का नाम है, 3 किसी और शासक का नाम होगा, 3 कोई और नाम होंगे और एक नाम इसमें से होगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है ना। तो ये हमने देख लिया क्या क्या, जल्दी से देखिए। हमने क्या देखा, सिथियंस जो है नॉर्दर्न क्षत्रप यानी उत्तरी क्षत्रप और पश्चिमी क्षत्रप, वेस्टर्न क्षत्रप में बटे हुए हैं, नॉर्दर्न है, वेस्टर्न में 2 हैं इनकी शाखा, तक्षशिला और मथुरा में। यहाँ पे 3 शासक, माउस एजिलेसस, मथुरा में हगामन, राजुल और शोडास। कोई इंपॉर्टेंट नहीं, खाली सरसरी निगाह से देखना है, ठीक है। इधर मालवा, वेस्टर्न क्षत्रप में मालवा या उज्जैन के शक हैं, सिथियन है, या नासिक के सिथियन है, शक है। बेसिकली मैंने बताया कि मथुरा में जो है, मथुरा में ये आए हैं मालवा से ही भाग के। कब, ये बेसिकली पहले मालवा में थे। विक्रमादित्य यहाँ एक शासक हुआ करता था जिसने 57 बीसी में मालवा के शकों को हरा दिया, डिफीटेड शका ऑफ मालवा, और ये भाग के मथुरा आ गए, ठीक है। फिर विक्रमादित्य के मरने के बाद यहाँ फिर एक ब्रांच डेवलप हो गई, ठीक है। अब चूंकि 57 बीसी में विक्रमादित्य ने हराया था, तो इस 57 बीसी को यानी 57 ईसा पूर्व को 57 बीसी को यानी 57 ईसा पूर्व को कहा जाता है मालव संवत, विक्रम संवत, कृत संवत अंग्रेजी में भी यही कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया, मालवा और उज्जैन में, ठीक है, जो मेन डायनेस्टी है कार्दमक और चेस्टन डायनेस्टी। चूंकि रुद्रदामन के पहले कार्दमक और चेस्टन इसके फाउंडर थे, ठीक है, कार्दमक और उसके बाद चेस्टन, ठीक है। तो इसलिए इसको कार्दमक या चेस्टन डायनेस्टी या चेस्टन वंश या कार्दमक वंश कहा जाता है। तो रुद्रदामन के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमने दे दी है। बहुत बड़ा स्कॉलर था संस्कृत का, फिलॉसफी यानी तर्कशास्त्र का, पॉलिटी का, राजनीति का, और ग्रामर यानी कि व्याकरण का, ठीक है। इसने 2 बार सातवाहन रूलर वशिष्ठिपुत्र पुरवानी को हराया, लेकिन छोड़ दिया था, हाँ, बट लेफ्ट हिम अनपनिश्ड, क्योंकि रिश्तेदार था, एक तरह का रिलेशन में आता था, ठीक है, इस वजह से। फिर यहाँ पे रुद्रदामन का सबसे इंपॉर्टेंट हमने देखा जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, जो कि 150 एडी का है, एंड अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत पोएट्री फॉर्मेट एंड चंपू स्टाइल। चंपू स्टाइल का मतलब गद्य पद दोनों में है, स्टोरी पोएट्री दोनों फॉर्मेट में है, इसको चंपू स्टाइल कहा जाता है। तो ये मैंने बता दिया कि आ जाए प्राचीनतम इंस्क्रिप्शन संस्कृत में तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, ठीक है। प्राचीनतम इंस्क्रिप्शन काव्य शैली में, काव्य स्टाइल में जूनागढ़, प्राचीनतम इंस्क्रिप्शन चंपू शैली में, चंपू स्टाइल में तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। अगर ये इंफॉर्मेशन हालांकि मैंने लिखवाया हुआ है, हो सकता है कुछ इंफॉर्मेशन अगर मिस भी कर रहा हो, कहीं मैंने चंपू शैली ना लिखवाया हो सकता है, कई बार चीजें छूट जाती हैं। तो यहाँ आपका कंप्लीट हो गया। रेगुलर वीडियो देखने का फायदा यही होता है, ठीक है। यहीं पे जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में सुदर्शन झील के बारे में बताया गया है, जहां पे 4 शासकों की चर्चा है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पुष्यगुप्त वेस्ट जो है वो गवर्नर है, चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी। इसके समय निर्माण होता है किसका, सुदर्शन लेक का, सुदर्शन झील का, जो कि काठियावाड़ में है। कहां पे, सौराष्ट्र काठियावाड़ में, यहीं पे सुदर्शन झील है। अशोक के समय बांध बनाया जाता है, नहरें बनाई जाती हैं। रुद्रदामन के समय बांध टूट जाता है, तो रुद्रदामन अपने खर्चे से इसका रिपेयरिंग करवाता है। रुद्रदामन के समय सुविशाख गवर्नर है, अशोक के समय तुशास्क है, और
एक और शासक है स्कंदगुप्त, गुप्त शासक हैं, बाद में आएंगे, बाद में हम देखेंगे इनको अगले जब हम गुप्ता डायनेस्टी में जाएंगे। तो स्कंदगुप्त के समय पांडव गवर्नर है और उनका बेटा चक्रपालित भी है। तो इन्होंने बार बार टूटता रहा और रिपेयरिंग ये कराते गए। रुद्रदामन के बारे में कहा गया कि इसने टैक्स नहीं लिया जनता से जब रिपेयरिंग कराया था, ठीक है, सुदर्शन लेक का, सुदर्शन झील का। तो ये बातें हमने यहाँ पर जान ली। अब खाली हमें थोड़ा सा जानकारी लेना है ये क्षहरात वंश के नहपान के बारे में। तो चूंकि यहाँ पे स्पेस नहीं था, अभी हम इसकी जानकारी ले लेंगे। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं और अब हम यहां पर वेस्टर्न क्षत्रप में नासिक के रूलर्स को देखेंगे, ठीक है, क्षहरात वंश के। ये क्षहरात डायनेस्टी है, क्षहरात वंश है, यहां पर हम देखेंगे। देखिए तक्षशिला, मथुरा, नॉर्दर्न क्षत्रप में जो भी शासक हैं कोई जानकारी इनके बारे में नहीं है। बस इतनी जानकारी थी कि मालवा के ही ये पहले मालवा में थे, विक्रमादित्य ने इनको 57 बीसी में डिफीट कर दिया था, हरा दिया था। बस इतनी ही जानकारी है। हाँ, यहाँ पे हमने रुद्रदामन को पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर किसे, क्षहरात वंश के दो शासक हैं, भूमक, ठीक है, और नहपान, ठीक है। क्षहरात वंश यहाँ पे मैं लिख देता हूं, क्षहरात वंश कहिए, डायनेस्टी कहिए, वंश, ठीक है, ये क्षहरात वंश, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर भूमक है तो भूमक के बारे में कोई जानकारी हमारे पास नहीं है, ठीक है। भूमक को नहीं पढ़ना, नहीं आना एग्जाम में। एग्जाम में तो ये भी नहीं आना, फिर भी एक सरसरी निगाह से देखना जरूरी होता है, ठीक है। यहां पे हम पढ़ रहे हैं नहपान को, ठीक है, नहपान। अब नहपान को अगर हम पढ़ रहे हैं तो देखिए कुछ बातें हैं। बस एक किताब है, पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूं, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। एरिथ्रियन सी रेड सागर को कहा जाता है, लाल सागर को, ठीक है। अब इसमें नहपान के कैपिटल, नेपाल की राजधानी के बारे में बताया गया है कि नहपान की जो राजधानी थी, एक इंपॉर्टेंट ये है कि नहपान की राजधानी जो थी मिन्न नगर थी। मिन्न नगर ये पड़ता था उज्जैन और भड़ोच के बीच में। बस इतना ही आपको जानना है। यहां पर कहां से जानकारी मिलती है, एक बुक है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, ठीक है ना। इसमें यह जानकारी है, किताब के राइटर के बारे में कुछ भी पता नहीं है, एनोनिमस है, ठीक है, अज्ञात के द्वारा लिखा गया है, इसके राइटर के बारे में पता नहीं है किसी को भी। दूसरी बात, नहपान को हराया था गौतमीपुत्र सातकर्णी ने, जो कि एक सातवाहन रूलर था। आगे भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जब सातवाहनों को पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। बहुत महान शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी, ठीक है। इसने डिफीट किया था किसे, नहपान को। और नहपान के जो कॉइन्स है, सिक्के हैं, ये जोगल थंबी में मिले। ये ध्यान रखना है आपको, नहपान के सिक्के जो है जोगल थंबी में मिले। अब इन सिक्कों पे गौतमीपुत्र सातकर्णी ने क्या किया, डेपिक्शन कराया, चित्रण कराया, ठीक है। किसका, एक तरफ, एक साइड में अपना, एक तरफ तो गौतमीपुत्र सातकर्णी है, ठीक है, और दूसरी तरफ कौन है, दूसरी तरफ नहपान है। एक तरफ अपना करा दिया गौतमीपुत्र सातकर्णी ने, दूसरी तरफ नहपान का करा दिया, ताकि ये पता चले लोगों को कि इसने हराया था उस समय, ठीक है। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी जो कि एक सातवाहन शासक था, महान शासक, उसने नहपान को हराया था। और नहपान के जो सिक्के मिले जोगल थंबी में, उस पे उसने डेपिक्शन कराया, एक साइड में अपना और दूसरी साइड में नहपान का। ये बढ़िया। एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, उसोदत्त नाम का एक सातवाहन रूलर था। कहा जाता है कि वो नहपान का सन इन लॉ यानी कि दामाद था। किसका, नहपान का। यही तीन बातें आपको यहाँ पढ़नी थी, ठीक है। पहली बात, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में जानकारी है किसके बारे में, नहपान के कैपिटल के बारे में। और नहपान के कैपिटल को कहा गया है मिन्न नगर, ये है, ठीक है ना। नहपान के कैपिटल को ये कहा गया क्या, मिन्न नगर। नेपाल की राजधानी मिन्न नगर कहां पड़ता था, इसका लोकेशन उज्जैन और भड़ोच के बीच में। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उज्जैन और भड़ोच के बीच में। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नहपान को हराया, नहपान के सिक्के जोगल थंबी में मिले, उस पे गौतमीपुत्र सातकर्णी ने क्या किया, डिपिक्शन कराया, चित्रण कराया। एक तरफ खुद का यानी गौतमीपुत्र सातकर्णी का, और दूसरी तरफ नहपान का, इसी को हराया था। और ये कौन था, गौतमीपुत्र सातकर्णी, एक महान शासक था सातवाहन वंश का। आगे हम पढ़ेंगे। और तीसरी बात,
उसौदत नाम का एक सातवाहन शासक था जो कि नहपान का सन इन लॉ यानी कि दामाद था। यही 3 बातें आपको नहपान के बारे में जानना है, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे और बस थोड़ी सी और जानकारी हमें लेनी है किसके बारे में, पहलवों पर्थियंस के बारे में। तो इसी वीडियो में हमें वो भी करना है, बहुत 5 मिनट का वीडियो, 5, 7, 10 मिनट का वीडियो होगा, तो वो हम आगे अभी करेंगे। लेट्स मूव ऑन। और अब हम देखेंगे आज के वीडियो में पर्थियंस को। ठीक है, पर्थियंस जो कि कहां से थे, नॉर्दर्न ईरान से थे। ठीक है, ये नॉर्दर्न ईरान मैंने बना दिया, वैसे तो ये पूरा ईरान होगा, लेकिन नॉर्दर्न ईरान को मैंने पर्थिया के रूप में यहां मैप में दिखाया है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पोस्ट मॉडर्न पीरियड में इंडो ग्रीक को पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा सीथियंस यानी शकों को। ठीक है, सीथियंस को पढ़ा यानी शकों को पढ़ा। अब हम पर्थियंस को पढ़ रहे हैं और उसके बाद फाइनली हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कुषाणों को। तो आज अभी जो हम पढ़ेंगे ये हम पढ़ रहे हैं किसे, पर्थियंस को। ठीक है, ये पर्थियंस को हम अभी देख रहे हैं। ठीक है, तो पर्थियंस के बारे में देखिए, मैंने यहाँ पे मैप बनाया हुआ है, आपको पहले से भी पता है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उस समय पाकिस्तान भारत का ही पार्ट था। ये अफगानिस्तान का नॉर्दर्न पार्ट, बैक्ट्रिया, कुछ सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया का पार्ट लिए हुए, और ईरान का ये नॉर्दर्न पार्ट है। ऐसे तो ये पूरा ईरान आएगा, लेकिन नॉर्दर्न पार्ट जो है वो पर्थिया कहलाता था। तो ऑलमोस्ट यही, लगभग यही आपका अगर देखें लोकेशन तो यही रहेगा। एग्जैक्ट आप मत सोचिएगा, लेकिन हाँ इसी तरह से आपका जो है लोकेशन होगा। तो ये बैक्ट्रिया है और पर्थिया है। पर्थिया में रहने वाले जो लोग हैं उनको कहा जाता है पर्थियंस या पहलव। ठीक है, पर्थिया में जो है उनको क्या कहा जाता है, पहलव। ठीक है ना, ये जो है शकों के बाद भारत में ये आते हैं। और कैसे आते हैं, ये पर्थिया है, यहां से ये आते हैं और ये तक्षशिला में अपना कैपिटल बना लेते हैं। ठीक है, राजधानी तक्षशिला में। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, पर्थियंस यानी पहलव। ठीक है, इनको हम हिंदी में कहेंगे पहलव, यहां पे मैंने लिखा हुआ है। तो पहलव तो हिंदी में कहा जाएगा पहलव। देखिए, तो तक्षशिला में ये अपना कैपिटल बना रहे हैं। पर्थियंस कैपिटल कहां पे है, तक्षशिला में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये एक सवाल बनता है, कई बार आ जाता है कि पर्थियंस ने अपना कैपिटल, अपनी राजधानी भारत में कहां बनाया, तो तक्षशिला में। देखिए यहां पर आते हैं, तक्षशिला मैंने ये दे दिया है यहां पर। ठीक है, टी से तक्षशिला। अब पर्थियंस के बारे में जो हमें जानकारी लेनी है, यानी पहलवों के बारे में, बहुत ज्यादा कुछ नहीं लेनी है। इसके जो फाउंडर थे, देखिए 2 ही शासक को यहां देखना है। एक मिथेड्स जो कि फाउंडर या संस्थापक कहे जाएंगे भारत में पर्थियन साम्राज्य का, और उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है पर्थियंस में, गोंडोफर्नीज। बिल्कुल नाम याद रखना है, गोंडोफर्नीज, गोंडोफर्नीज, गोंडोफर्नीज। इनका दूसरा नाम गुंडुहर, तीसरा नाम विंडफर्न। तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है, गोंडोफर्नीज, गोंडोफर्नीज, गुंडुहर, हाँ विंडफर्न, तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है। तो गोंडोफर्नीज के बारे में, मिथेड्स के बारे में तो हमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं देखना है, यहां पर हमें देखना है गोंडोफर्नीज के बारे में। गोंडोफर्नीज की जानकारी मिलती है तख्तबही अभिलेख, तख्तबही इंस्क्रिप्शन। ये जो अभिलेख है तख्तबही, ये आपको ध्यान रखना है, ये तख्तबही का अभिलेख जो है, हाँ तख्तबही इंस्क्रिप्शन, ये पेशावर में ये है, पेशावर से मिला है, पाकिस्तान से। ठीक है, ये 20-41 AD यानी ईसवी, हाँ 20 से 41 ईसवी का ये अभिलेख है। ठीक है, और यहां पे जानकारी मिलती है कि एक सेंट थॉमस है, सेंट थॉमस, ठीक है, या सेंट थॉमस क्रिस्टियन, ठीक है ना, ये ईसाई हैं और ये 1st सेंचुरी में, हाँ इनके बारे में जानकारी मिलती है, भारत आए होंगे या भारत में ही होंगे, हाँ उस समय। तो ये इनका मर्डर हो जाता है, किसका, सेंट थॉमस का। ठीक है, सेंट थॉमस का मर्डर हो जाता है, सेंट थॉमस का मर्डर हो जाता है, और ये मर्डर होता है मयारपुर
तमिलनाडु यानी कि साउथ में, भारत के साउथ में। तो यही एक जानकारी गोंडो फर्नेस या गुंडहर के बारे में है। तो यही आपको बस जानना है। यहाँ पर एक बात और जानना है कि पर्थियंस का खात्मा कैसे हुआ भारत में। तो इनका जो एंड है कुषाणों के द्वारा हुआ, सबसे लास्ट में कुषाण आएंगे, तो कुषाणों के द्वारा इनका एंड होता है, खात्मा होता है। इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है, तो जानकारी मिलती है, दो अभिलेखों से मिलती है। एक पंतजर अभिलेख है जो हजारा पाकिस्तान का है, यह आ सकता है एग्जाम में। और पंतजर कहाँ का अभिलेख है? हाँ, पंतजर ये नहीं आएगा। तक्षशिला, एक तक्षशिला के अभिलेख से मिलता है और एक पंतजर के अभिलेख से मिलता है। तो तक्षशिला तो आपको पता ही रहेगा, ये पूछ देगा पंतजर कहाँ का इंस्क्रिप्शन है भाई। तो ये कहाँ का है? तो ये है पाकिस्तान, हजारा डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। और ये तख्तबही अभिलेख भी पूछता है एग्जाम में। तख्तबही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तख्तबही पेशावर, ठीक है। तो यहाँ पूरी बात हमने देख ली बहुत जल्दी में। पर्थियंस को पहले पढ़ रहे थे, सबसे पहले इंडो ग्रीक, फिर हमने सिथियंस यानी शकों को पढ़ा, और शक के बाद हमने पर्थियंस को अभी देख लिया। और अगले वीडियो में हम देखेंगे कुषाण को, ठीक है। यहाँ जो हमने देखा, ये पर्थियंस का जो नॉर्दर्न ईरान का क्षेत्र है, यही पर्थियंस का क्षेत्र है, जिन्हें हम हिंदी में पहलव कहते हैं। ये बैक्टीरिया है, ये यहाँ से आते हैं, हाँ, नॉर्थ वेस्ट से, और ये आते हैं यहाँ पे तक्षशिला में अपना कैपिटल बना लेते हैं, ठीक है। और पर्थियंस के बारे में जो जानकारी है, पहले मीथेड्स हैं जो फाउंडर है, संस्थापक हैं भारत में, पहले या पर्थियन डायनेस्टी के या पर्थियन साम्राज्य के, एम्पायर के। और दूसरे जो महत्वपूर्ण हैं, महत्वपूर्ण तो यही हैं, ये तो बस फाउंडर हैं, महत्वपूर्ण है गोंडो फर्निस, गुंडुहर, विंडफंड, कई बार आ जाता है। गोंडो फर्निस जो है वो उनका संबंध किससे था? पर्थिया से, हाँ, सिथियंस से या कुषाणों से। तो ये गोंडो फर्निस आपको ध्यान रखना है कि इनका संबंध पर्थियन डायनेस्टी से था भारत में, ठीक है। और ये तख्तबही अभिलेख याद रखना है, तख्तबही अभिलेख जो कि पेशावर का है, ठीक है। 20 to 41 AD का अभिलेख है। इसमें सेंट थॉमस के बारे में जानकारी मिलती है, हाँ, जो कि क्रिश्चियन थे, ईसाई थे। 1st सेंचुरी BC में इनके मर्डर की जानकारी है इसमें तख्तबही अभिलेख में, जिनका मयालपुर तमिलनाडु में इनकी हत्या हो जाती है। तो पर्थियंस के बारे में हमें बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, आप एक स्क्रीनशॉट लें। तो इस तरह से हमने इंडो ग्रीक खत्म कर लिया पोस्ट मॉडर्न में। जो फॉरेन इन्वेडर्स हैं उनमें हमने इंडो ग्रीक खत्म कर लिया, हिंद एवन खत्म कर लिया, बैक्टीरिया के हिंद एवन। उसके बाद हमने खत्म कर लिया सिथियंस को। आज हमने खत्म किया सिथियंस को। पहले वीडियो, इसके पहले वाले वीडियो में हमने इंडो ग्रीक हिंद एवन खत्म किया था, बैक्टीरिया के हिंद एवन। अभी हमने आज खत्म किया इंडो ग्रीक पहले वीडियो में, पिछले वीडियो में। आज हमने खत्म किया सिथियंस को, शकों को देखा, पर्थियंस को देखा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुषाणों की। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग।